अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM 4K TV के प्रोग्राम नाज़बरदारी में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। जिस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिल्कुल तज्ज़िया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज्ज़ियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तोशाखाना केस इमरान खान के गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान साहब ने भी खम ठोकर जवाब दे दिया है कि वो हर फोरम पर इस केस का मुकाबला करेंगे। आप क्या कहते हैं कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या इमरान खान साहब जीत जाएंगे, इस केस में जीत जाएंगे, या फिर ये उनके खिलाफ ही इसकी समाअत जाएगी? क्या कहते हैं आप? अच्छा, जब अदालत में कोई केस समाअत होती है ना, तो उसमें ये होता है कि ये फैसला किसके हक में जाएगा। यही होता है ना, जैसे आपने कहा कि अब इमरान खान साहब इसमें जीतेंगे। ये अच्छा ईशा, मैं आपको इस केस का फैसला पहले से बताऊं। ये देखिए, बड़ी दिलेरी की बात नहीं है कि कोई बंदा या तो बेवकूफ दुनिया का सबसे ये कर सकता ना कि अभी केस अदालत में ना तो वो कहे कि ये फैसला अवाम के खिलाफ जाएगा, इसमें अवाम हार जाएंगे और इमरान खान साहब जीत जाएंगे। सिंपल सी बात है। हमारे मुल्क में कभी भी कोई सियासतदान नहीं हारा, इस ज़हन में रखिएगा। इमरान खान साहब ने फरमाया कि मैं जियो के खिलाफ और शाहजेब खानजादा के खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों में, UAE में और लंदन में भी मैं करूंगा, क्योंकि लंदन इसलिए उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब ने ये सारा प्लान किया है और उनके कहने पे ये प्रोग्राम हुआ और जियो वालों ने किया, शाहजेब खानजादा ने किया। खैर, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता जो उन्होंने फरमाया। आज शर्जील मेमन ने बड़ी भरपूर किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी खान साहब के उन्होंने खूब लताड़ा और बताया कि खान साहब ने साइफर वाले मामले में पीछे हट गए और उन्होंने कौम के 8 महीने ज़ाया किए वगैरह वगैरह। उन्हें बरगलाया कि मेरे अमेरिका जो वो कहते थे साजिश हुई, अब खान साहब कह रहे हैं कोई साजिश वगैरह नहीं हुई। तो खान साहब पहली बात तो ये कि यूटर्न के तो वो बादशाह है ना, इसमें तो कोई शुबा नहीं, यूटर्न ले लेते हैं वो। आपको तवक्को रखनी चाहिए किसी भी इशू पर कि खान साहब कोई 2, 4, 6 महीने बाद वो यूटर्न ले लेंगे और एक नई बात उनके हथे जब तक नहीं आ जाती वो उस बात पे डटे रहते हैं। ये खान साहब का वतीरा है, खैर इसको छोड़िए। असल बात क्या है ईशा, जो प्रोग्राम हुए ना और जितने वसूख के साथ ये सारे लोग अब तोशाखाना केस को लेके अब निकले हैं, ये है कि उन्होंने वो बंदा भी ढूंढ निकाला जिसने वो चीजें खरीदी हैं। वो बंदा उन्होंने निकाल लिया और उसके इंटरव्यूज भी सामने आ गया है, वो पब्लिक हो गया सारा कुछ। वो घड़ी जो है उसमें मुसलमानों के अब इमोशनल उनको उसमें एक पॉइंट निकाला गया उन्हें इमोशनल करने के लिए। उसमें खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है घड़ी पे, और वो घड़ी बड़ी खास है। मैंने बताया था कि वो शाह ने 2 घड़ियां बनवाई थी। उसने कहा था कि एक मेरे लिए हो और एक फिर मेरे मेहमान के लिए, और तीसरी घड़ी इस तरह की नहीं बनेगी, इस डिजाइन में नहीं बनेगी। वो सिर्फ 2 घड़ियां बनी थी और खान साहब ने उससे कोई 40-45 करोड़ रुपए कमाए हैं उसे बेच के। ये सारी बातें आ गई हैं। अच्छा ईशा, मैं एक बात करने जा रहा हूँ। असल में मेरा इशू ये नहीं है कि उसमें खान साहब ने कितने पैसे कमाए और 45 करोड़ रुपए की औकात क्या है। 45 करोड़ रुपए की क्या औकात है इनके आगे? ये तो 45 खरब डॉलर भी खा जाए तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। 45 करोड़ क्या होते हैं? हम जितने मकरूज हैं, ये मुल्क जितना मकरूज है भाई, वो एम तो नहीं हो गया, वो पाकिस्तानी अवाम तो नहीं खा गए ना, हम तो भुगत रहे हैं। हमें हर चीज जो है हुक्मरान खाते हैं और हम उसको भुगते हैं, हम उनके कर्जे उतार रहे हैं। हुक्मरान कर्जे लेते हैं और अब हम वो उतार रहे हैं बिजली के बिलों के जरिए, पानी के बिलों के जरिए, सुई गैस के बिलों के जरिए। जो लोग टीवी नहीं देखते बेचारे वो भी PTV की फीस देते हैं। तो ये सारी चीजें अवाम तो बेचारे भुगतते हैं। इशू क्या है ईशा, कभी इस पे गौर करिएगा। नाज़बरदारियां पहले दिन से लेकर का आज के दिन तक का जितने भी प्रोग्राम है वो निकालेंगे, एक बात आपको कॉमन मिलेगी। इसमें मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि पब्लिक जो है वो पिस रही है। हम अवाम के साथ खड़े हैं, अवाम के इशू की बात करनी। नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, आसिफ जरदारी हो, कोई भी हो, जितनी शिद्दत के साथ और अपने मन चाहे अंदाज में इस मुल्क को इन्होंने लूटा है, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इमरान खान साहब का आप लीजिए। इमरान खान साहब को मैंने ये प्रोग्राम बड़े वसूख के किया था और मैंने कहा था कि मैं इसका जिम्मेदार हूं। जनरल आसिम मुनीर बाजवा साहब, मैं दोबारा से वो बात रिपीट करने लगा और फिर मैंने आगे बढ़ना है। जनरल आसिम मुनीर बाजवा जब ISI के सरबराह बनाए इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने इमरान खान साहब को जाके बताया कि फरा गोगी खातून अव्वल इनकी पीरनी, आप बुशरा बीबी आपकी मिसिस, और पंजाब में जो आपने प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं जनाब उस्मान बुजदार साहब वगैरह वगैरह, वहां पे पटवारी से लेकर IG पंजाब तक के रेट मुकर्रर है और वहां करप्शन का वो बाजार गर्म है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। आप फराह गोगी को पैसे दें और जो मर्जी काम करवा लें,
उनसे डन करें, रेट उनकी मर्जी का, काम आपकी मर्जी का। ये गई थी शिकायत इमरान खान साहब के पास। खान साहब आग बगोला हो गए थे और मैंने पहले बता दिया, अब उस पर वक्त ज़ाया नहीं करना। खान साहब ने DGISI जनरल आसिम मुनीर उन्हें हटा दिया और यहाँ से एक क्लैश शुरू होता है जी। खान साहब ने नोटिस नहीं लिया और फिर जो उसने शाह साहब ने प्रोग्राम किया उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि बड़ी आसानी के साथ लूटा जैसे ही खान साहब की गवर्नमेंट जाती है। तो फराह गोगी ने एक सेकंड के लिए पाकिस्तान में जो फर्स्ट अवेल फ्लाइट थी उस पर सवार हुई और मुल्क को छोड़ दिया उन्होंने। अब वो इस मुल्क में नहीं है और उनका जो इल्जाम है ना, वो इल्जाम ये है कि वहां बैठ के आज भी वो पंजाब में चूंकि हुकूमत फिर PTI की एक तरह से, तो वहां बैठ के वो पैसे लेते हैं। आज शर्जील मेमन ने भी कहा कि वहां TT के जरिए और हुंडी के जरिए पैसे जाते हैं फराह गोगी के अकाउंट में और यहाँ पे वो काम हो जाता है। ये इल्जामात लग रहे हैं। खान साहब ने जो कहा है ना कि मैं फलां अदालत में चला जाऊंगा, मैं फलां अदालत में चला जाऊंगा, मैं फलां अदालत में, याद रखिएगा एक दुनिया में सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो अवाम की होती है जी। और आखिरत में सबसे बड़ी अदालत जो है वो अल्लाह की है जी। अच्छा, अवाम को आप धोखा दे देते हैं और ये देते हैं ये बाजीगर खुला धोखा। दुनिया में तो इनकी चरब जुबानी की वजह से इमरान खान साहब उनके जालसे में अवाम आ जाते हैं, करोड़ों लोगों को वर्गला लिया। अभी रिसेंटली आप देख लेना, आज सभी ने इस पे बात की, शर्जील मेमन ने बड़ी टका के इस पे बात की कि खान साहब आपके पास वो गिद्दड़ सिंगी मौजूद है कि आपने 8 महीने अपने लोगों को बेवकूफ बनाए रखा। उन्हें कहा कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, एक जेब से कागज निकाला, लहराया और कहा कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश कर दी है, मेरी हुकूमत, वो आपने असम्बलियां डिसॉल्व कर दी। बाद में जो भी हुआ अदालत ने बहाल की, अदम एतमाद हुई, जो भी हुआ, और उसके बाद आप रिजाइन करके चले जाते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात खत्म कर दें, आप सफारती ताल्लुकात खत्म कर दें। इस लेवल पे ले आए कि जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे सुबह अब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खत्म हो जाने। अवाम में एक नफरत बनाई उन्होंने। अच्छा, 8 महीने के बाद खान साहब कहते हैं कि वो तो कोई बात ही नहीं थी, उसको छोड़ें, आप उसको जाने दें, वो तो कोई बात नहीं थी, अब अगला सफर है। ईशा, सोचने वाली बात यह है, खान साहब ने हमेशा डिफेंड किया। मैं बार बार एक बात कहा करता हूं कि खान साहब, मुझे तो इस बात पे भी अपना शुबा होने लगा है कि खान साहब जाती हैसियत से भी ईमानदार हैं कि नहीं। जाती हैसियत से भी खान साहब के कंधों पे बैठ के इन लोगों ने करप्शन किया और गजब की करप्शन की है, इतनी करप्शन किया जिसकी हद नहीं है। अच्छा, जितने भी लोग बैठे थे, खान साहब का कंटेनर बन गया था करप्ट तरीन लोगों से। खान साहब को सारों का पता था कि ये बंदा जो है ये पीपल्स पार्टी में रह के लूटता रहा, ये बंदा नून लीग में बैठ के लूटता रहा, ये बंदा काफ लीग में बैठ के लूट। खान साहब को एक एक बंदे का पता था, लेकिन खान साहब उसको ना, उनके पास एक कोई है ऐसा ड्राई क्लीनिंग का सिस्टम, जो उनके कंटेनर पे जाता था, पता नहीं कौन सी कहाँ से ड्राई क्लीनिंग होके आता था, वो बंदा साफ सुथरा हो जाता। खान साहब उसे गले लगा लेते, अपने कंटेनर पे सवाल कर देते और बाद में उन्हें वजारतें भी दे देते थे। आज 2 बंदों ने एक खान साहब के खिलाफ, और जैसे वो फैसल वाडा नहीं, इस टाइप के 2 और बंदे आने वाले हैं। आज तो उन्होंने नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा ख्याल है कि वो खास किसी मौके का इंतजार हो रहा है। 2 बंदे और करने वाले हैं और वो भी खान साहब का कच्चा चटा जो है वो बयान करेंगे। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, ईशा, एक हदीस मुबारक आपको सुना देता हूँ और फिर आप मेरे इस बयानिए की जो मैं आप बात कर रहा हूँ और जो मैंने आज बात करनी है उसकी बेस बन जाएगी। रसूल माह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुकदमा आया, एक सहाबी रसूल आए, उनके साथ एक साथी थे। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं और मेरा फलां साथी हम सफ़र में थे, बहुत भूख लग गई, तो रास्ते में एक बाग आ गया, खजूरों का बाग था, तो इतनी शदीद भूख थी कि क्या बताएं, आगे सफ़र नहीं हो रहा था। तो वहाँ जो बागबान था वो था नहीं। हमने बड़ी कोशिश की बागबान मिल जाए, हम उसे कुछ उजरत दें या उससे इजाज़त लें और फल उतार के खा लें, खजूरें उतार के खा लें, वो था नहीं। तो जब नहीं मिला तो भूख से हमारी बस हो गई थी। जो मेरा साथी था उसने कहा कि उतारते हैं और खाते हैं। मैंने उसे कहा कि भाई ये तो चोरी है, सरीहन चोरी है, जब हम उसकी रजामंदी की, उसकी इजाज़त के बगैर नहीं फल खाएंगे तो ये चोरी है। उन्होंने कहा कि यार मुझे तो बहुत भूख लगी, तुम ऐसे करो, तुम अपने कंधे दो मुझे, मैं तुम्हारे कंधों पे सवार होके फल उतारता हूँ। तो मेरे कंधों पे सवार होकर उन्होंने जब खजूरें उतार ली, फल उतार लिया, बाद में उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी शामिल हो जाओ, तुम भी खा लो। और मैंने कहा मैं तो कतई तौर पर नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये सरीहन चोरी है, मैं इस चोरी के फल में तुम्हारा शरीक नहीं हो सकता, मैं ये गुनाह नहीं अपने जिम्मे ले सकता। या रसूलल्लाह, मैंने तो वो नहीं खाया, उसने वो खा लिया, तो क्या मैं तो बरीउल ज़िम्मा हूं ना? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम बराबर के मुजरिम हो, तुम बराबर के हिस्सेदार हो उस चोरी में।
उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो कुछ नहीं खाया। आपने फरमाया अगर तुम कंधे पेश ना करते, अगर तुम उसकी मुआवनत ना करते, अगर उसके मोतमिद ना बनते, तो वो कभी भी वो चोरी नहीं कर सकता था, वो फल उतार ही नहीं सकता था। चूंकि कंधे तुम्हारे इस्तेमाल हुए हैं इसलिए तुम बराबर के मुजरिम हो। अच्छा, ये मैंने मफहूम बयान किया है एक हदीस मुबारक का। ईशा खान साहब इस बिना पर जितने लोगों ने चोरी, फरा बीबी ने की, फरा गोगी ने, खातून अव्वल ने की, उस्मान बुज़दार ने की, खुसरो बुख्तियार साहब ने की, जिसने भी की, वो सारे के सारे खान साहब उसमें बराबर के शरीक है। खान साहब के कंधे इस्तेमाल हुए। खान साहब इतने भोले बादशाह हैं कि उनकी नाक के तले उनकी बैठ के खातून अव्वल जो है वो चोरी कर रही हैं, फरागोगी कर रही हैं और घड़िए जाके बेच आती हैं, ये जो कुछ भी है। अच्छा, खान साहब दूसरों पे बड़ी नुक्ताचीनी करते हैं कि फलां सादिक नहीं है, फलां अमीन नहीं है, फलां जो है वो चोर है, फलां ऐसे है, फलां ऐसे। पंजाबी का वो नहीं है। और किसी ने बोला था ये मुहावरा कि अपनी मंजी थले डांग फिरन, पता नहीं किसने बोला, किसी वो नहीं, ये ख्वाजा आसिफ साहब का जुमला था, मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा था खान साहब अपनी मंजी थले भी डांग फिरो। खान साहब ने अपनी मंजी थले कभी डांग नहीं फिरी, कभी चेक नहीं किया। अच्छा, ये सबसे बड़ा जुर्म है जो मेरे नजदीक, मैं खान साहब को बहुत सपोर्ट करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ ना, 2018 में हमारे दोस्त हैं जो मेरे होस्ट हैं, मैं उनके साथ मिलके प्रोग्राम करने लगा हूँ इसी चैनल पे। जनाब डॉक्टर बिलाल शफीक साहब PhD स्कॉलर हैं, वो PhD हैं, वो डॉक्टर साहब बड़े कमाल के बंदे। तो मुझे, हम लोगों को एक उम्मीद थी, हम लोग प्रोग्राम किया करते थे, उसमें ये PDA के सारे लोग जो हैं, वलीद, इकबाल, ये सारे लोग हमारे साथ बैठा करते, हर रोज कोई नया बंदा आता था जी। तो जब वो बात करते थे और बाद में मुझसे डॉक्टर साहब बात किया करते थे, बिलाल शफीक साहब, तो कहते थे इमरान खान आपको आखिरी उम्मीद नजर नहीं आ रहा, आखिरी उम्मीद नजर नहीं आ रहा कि भाई और तो कोई पाकिस्तान में उम्मीद ही नहीं है, सब लोग चोर हैं, उचक्के हैं, लूट रहे हैं इस मुल्क को। तो इमरान खान जो बातें कर रहा है, मैंने कहा काश ये इमरान खान जो बातें कर रहा है, मैंने कॉलम लिखा था उस वक्त, और मैंने वो जो कॉलम लिखा था वो सिस्टम था, उस कॉलम का उन्वान, उसमें जो मैंने अर्ज किया था उस लुबिल वावियत था ईशा कि खान साहब के कंटेनर पे इस सिस्टम को बदलने के लिए हमें 20, 25, 30 वो लोग चाहिए जिनका अपना दामन साफ। मतलब आप 25 से 30 लोग आपको चाहिए जी, कैप्टन साफ हो, और 25 से 30 वो लोग जिनको आपने वज़रा बनाना है। आपको मेरा वो जब हमने कहा था पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हो या पार्लिमानी, वो प्रोग्राम जरूर एक दफा लोग देखें। उसमें मैंने कहा था कि हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनको चलाने के लिए जो पार्लियामेंट है ये वाच काउंसिल का किरदार अदा करती है। जो वज़रा होते हैं ना, ये वाच काउंसिल है जी, बिल्कुल। मैंने क्राइटेरिया रखा था इब्ने खल्दून से लेके, मैंने कहा था कि इस वाच काउंसिल में वो लोग शामिल होने चाहिए जो कॉम्पिटेंट भी हो और ऑनेस्ट भी हो, यानी कि अहल और दयानतदार लोग। खान साहब के कंटेनर को देख के उस वक्त भी नहीं लग रहा था कि खान साहब ने अहल और दयानतदार लोग इकट्ठे किए ना। उनके कंटेनर पे उस वक्त कोई कॉम्पिटेंट आदमी था, और कॉम्पिटेंट भी हो और ऑनेस्ट भी हो। जितने भी लोग थे वो नैबज़दा थे जो उन्होंने लिए, जनाब शेर रशीद साहब से लेकर, शाह महमूद कुरैशी से लेकर, फवाद चौधरी साहब से लेकर, खुसरो बख्तियार से लेकर, जितने नजर मोहम्मद गोंदल साहब से लेकर फरदौस आशिक अवान साहब, जितने भी लोग खान साहब ने अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए थे, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं चोर थे नून लीग के साथ। अच्छा, मैं उस वक्त हैरान होता हूँ जब यही लोग आके, मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहब या फवाद चौधरी साहब जब आके कहते हैं ना कि ये सब किया धरा पिछली हुकूमतों का है, जब शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि ये सब किया धरा पिछली हुकूमत का, तो खुद ही थे। अच्छा भाई, आपको समझ नहीं आती कि पिछले 40 साल से यही लोग पिछली हुकूमत है, तो पिछली हुकूमत आप किसे कहते हैं? यही लोग, याद रखिएगा, 2023 के बाद सब कहा करेंगे ये सारा किया धरा इमरान खान का है, पिछली हुकूमत का है, तो ये नए सिरे से नए लोगों के साथ शामिल होंगे। तो मैंने उस वक्त कहा था कि हमारे जो इमरान खान साहब हैं जी, मुझे नहीं लग रहा कि इनके कंटेनर पे कोई ऐसा बंदा हो जिसकी वजह से मैं कहूँ कि तब्दीली आ जाएगी या तब्दीली आ गई, जैसे वो नारा लगाते तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। तो खान साहब के कंटेनर पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे बदउनवान और करप्ट लोग, नाअहल लोग, आज भी खान साहब की कैबिनेट का वही हिस्सा है। तो खान साहब को देख के मैं दोबारा से आता हूँ, वो जो मैंने रवायत सुनाई आपको कि आपने कंधा पेश किया, आपके कंधे पे सवार होकर इन लोगों ने करप्शन की। तो खान साहब अब ये कह दें कि मैं तो बिल्कुल साफ हूं, मेरे पे शहबाज शरीफ साहब नहीं जैसे फरमाते कि मेरे पे एक धेले की करप्शन साबित हो जाए। भैया आपने बराह रास्त को 1 रुपया नहीं पकड़ा होगा, आपका बेटा जो है उसने तो अरबों खरबों रुपए हर रोज समेटे हैं ना, आपके दामाद ने समेटे हैं, और आपके सिग्नेचर से होते थे। कितने कमाल के बंदे हैं ये साफ वो कह देते कि मैंने तो आज तक लीन। भैया आपके सेक्रेटरी पैसे पकड़ते हैं बराह रास्त, आपको कोई थैले में लिया डाल के देता था कि ये शहबाज शरीफ साहब तुसी अपनी सेफ विच रख लो। कमाल बातें करते हैं आप।
आपने तो वो काम करने होते थे, पैसे आपके फॉरेन अकाउंट में। तो ये जो इमरान खान साहब ने बिल्कुल ऐसे ही साफ सुथरे आदमी है, इन्होंने पूरी जिंदगी किसी से एक पैनी नहीं ली। तो ये सादिक और अमीन है। इनके सारे पैसे जो फराह गोगी साहबा लेती थी, आज फराह गोगी जो है मजे कर रही हैं, बाहर बैठी हैं, और खान साहब यहाँ बैठ के उनकी वकालत कर रहे हैं। खान साहब उन साबित करने की कोशिश करते हैं कि फराह गोगी ने तो एक धेले की करप्शन नहीं की। अब इमरान खान साहब ने आखिरी जुमला शहबाज शरीफ का ले लेना है और उन्होंने कह देना है कि अगर फराह गोगी पर एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो ना इन्होंने सियासत छोड़नी है, ना उन पे एक धेले की करप्शन साबित होनी है। आप तो साबित होने नहीं देते। मुख्तसर तरीन ये फरा ईशा कि इस मुल्क में कभी किसी पर कोई करप्शन साबित नहीं हो सकती। जिस पे साबित हुई थी वो 50 रुपए के स्टाम्प पे दवाई लेने गया और आज तक पाकिस्तान वापस नहीं आया। तो खान साहब के साथ भी बिल्कुल यही होने वाला है। अदालतें उन्हें हद से ज्यादा रिलीफ देती हैं, इदारे उन्हें हद से ज्यादा रिलीफ देते हैं, कोई बंदा उन्हें पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल जो है, आप देखिएगा, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता कि किन के जरिए उनके अदालतों में सिफारिशें जाती हैं और क्या हो रहा है इस वक्त। लोग बड़े समझदार हैं, जब एतजाज एहसन साहब बोलते हैं तो लोगों को समझ आ जाती है कि क्या हो रहा है अंदर खाते। तो ईशा आने वाला वक्त बताएगा, ये जो मुकदमा आपने कहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, इसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसमें जैसे शहबाज शरीफ साहब जीत जाते हैं हर केस में, वो जीत गए हैं, ठीक है। अब वो नैब का जो कानून था इमरान खान साहब ने चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट उसकी समाअत करेगी, तो फिर देखेंगे क्या निकलता है। लेकिन उनके मुकदमात खत्म हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू हुए और मुस्लिम लीग नून पर एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहब, सफदर, सारे सब दूध के दूल्हे। जैसे ही नवाज शरीफ साहब ने आना है, इन्होंने अदालत में जाना है और इंशाल्लाह इनको भी क्लीन चिट मिल जानी है। इमरान खान साहब को सब लोगों को क्लीन चिट मिल जानी है। तो ईशा ये निविश्ता दीवार है, ये मुझसे लिखवा लीजिए कि इस मुकदमे में भी इमरान खान साहब ने जीत जाना है और आवाम ने हार जाना है। ये जो पैसे हैं जो इमरान खान साहब ने 20,000 अरब रुपए से ज्यादा इस मुल्क में सिर्फ कर्जे की सूरत में लाए और पता नहीं कितने हजार अरब, आप अंदाजा नहीं कर, कबड़ जब हो रहा था ना, कबड़ इमदादी पैसे आ रहे थे, 20,000 अरब रुपए सिर्फ कर्जा है। इससे कहीं ज्यादा 120,000 अरब रुपए जो आए हैं ना, वो आए थे हमें इमदाद और पता नहीं क्या क्या आए थे। वो पैसे कहाँ गए? पूरी जिंदगी आपको उनकी खुशबू भी सूंघने को नहीं मिलेगी, आपको पता ही नहीं चलना वो पैसे किधर गए हैं। तो ये तोशा खाना की जो घड़ी है 45 करोड़ रुपए की, ये 45 करोड़ या 45 अरब रुपए, ये तो एक झटके की मार है। इमरान खान साहब को आज या कल एक क्लीन चिट मिलने वाली है, उसमें ये दूध के धुले हुए साबित होंगे और ईशा हारेगी फिर अवाम। में हर रोज ये बात करता हूँ, अवाम को इस बात की समझ नहीं आ रही जी। वो आज भी जो पीटीआई के है ना, वो तुले हुए हैं कि वो इमरान खान साहब के फेवर में मैं प्रोग्राम करूं और वो उसको फॉरवर्ड करें और सुने के कमाल कर दिया, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं, जिन्हें पटवारी कहा जाता है, वो ये बात सुनने के लिए बेताब है कि मैं कहूं कि नवाज शरीफ साहब जैसा लीडर पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने जब आना है तो दूसरा इमाम खमीनी होना है जिसने इसको कंधों पे अवाम ने उठाना है। वो ये सुनने को बेताब है। और मैं अल्लाह की कसम, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, तो मैंने तो अल्लाह को जान देनी है ईशा, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान गया। तो मुझे इस अवाम का दुख है जिन्हें अपने बारे में बिल्कुल, मुझे इस पाकिस्तान का दुख है। पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है और हमारे पास पैसे नहीं है किस्तें वापस करने के लिए। पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं है कि हम लोग अपने जो मुलाजमीन है सरकारी में उनको तनख्वाहें दे सकें। इनके लल्ले तलल्ले तो खत्म ही नहीं हो रहे। ये तो बेचारे, मैंने अर्ज किया है, इनके लिए तो ये सब मामूली बातें हैं। ईशा मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तानी अवाम कब जागेंगे, ये लोग कब बेदार होंगे, कब इन्हें समझ आएगी कि इनके साथ नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान तक सब लोगों ने खिलवाड़ किया है, सब लोगों ने इनका गोश्त नोचा है, इनका खून पिया है। वो ड्रैगोला होता था ना जो खून चूसा करता था, खुदा की कसम वो बहुत पीछे रह गया। अगर आप इमरान खान साहब का अब आज टेस्ट करवाएं तो आपको पता चलेगा कि इसने पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का खून चूसा है। ये तो इतने मोहलक लोग हैं, इतने मोहलक लोग हैं। ड्रैकोला, अगर ड्रैकोला जिंदा होता तो इनके कदमों में पड़ जाता कि आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा आप खूनख्वार लोग हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों का खून पिया। तो ये नवाज शरीफ साहब हों, आसफ जरदारी साहब हों, काफ लीग वाले हों, फलां हों, जितने भी, मुझे तो नाम भी नहीं आते। यहाँ पाकिस्तान में तो पता नहीं 1,500 उन्होंने तंजीम रजिस्टर्ड कर दिया, सियासी पार्टी, पता नहीं कौन कौन है जो कभी नहीं जीत सके, जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते, उनकी पार्टी भी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में। तो खैर, जो लोग बरसर इक़्तिदार आते हैं जिनका एक MPA भी हो जाता है, वो इस मुल्क को लूटते हैं, फिर दोनों हाथों से लूटते हैं, क्योंकि उनका एक MPA जो है वो एक सूबाई असेंबली में चला गया।
जिनका सेनेटर बन गया ईशा, फिर उनकी तो मौजें लग गई हैं। वो पार्टियां तो फिर अपने जायज़ और नाजायज़ काम करवाती हैं, फिर उनको असले के लाइसेंस भी मिलते हैं, उनके पेट्रोल पंप भी खुल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम, कल भी उन्हें कुनीन की गोली नहीं मिल रही थी, उन्हें पेनाडोल नहीं मिल रही थी, आज भी वो उससे महरूम है। कभी आप उन लोगों का देखिएगा जो सिंध के हारी हैं जी, वहां पे जो हो रहा है ना, तोबा तोबा, ईशा आप तसव्वुर नहीं कर सकती वहां पे क्या हो रहा है। तो पंजाब के वो जो जिले हैं जो महरूमी का शिकार है, जो आपका शुमाली पंजाब है, तो जाके उसका हाल जरा देखिए। अलकिसा कोता ये मुख्तसर करता हूँ अपनी बात को कि पाकिस्तानी अवाम के साथ जो हो रहा है और पाकिस्तानी अवाम को उसकी समझ नहीं आ रही। सर पिछले 2 माह से पेंशनर्स की पेंशन इशू नहीं हो रही, उनके लिए कितनी मुश्किलात है। रिटायर्ड जो हमारे आर्मी के लोग हैं, टीचर्स हैं, उनकी पेंशन इशू नहीं हो रही, 2 माह होने को है। इसके बारे में आप क्या ईशा, ये तो बात हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में कर चुके हैं। आज फिर मैंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है सरकारी खजाने में। अच्छा, फौज के वो मुलाजमीन जो बॉर्डर पे होती है ना, जिनकी जान हर वक्त हथेली पे होती है, याद रखिएगा। अच्छा, ये तखसीस करने वाला नहीं हूं मैं, जर्नैल भी उतना ही अहम होता है, बल्कि कहीं अहम होता है, लेकिन वो बंदा कितना अहम है जो बेचारा पूरी जिंदगी बॉर्डर पे गुजार देता है, ग्लेशियर में गुजार देता है, उसको अभी के अभी जान गई। वो बंदा जब रिटायर हो जाता है तो आप उसको पेंशन भी नहीं देते। अच्छा, वो बंदा फिर क्या होता है, मैंने बार बार इस पे प्रोग्राम किए, वो पेंशनर बेचारे आखिरी जिंदगी के अयाम होते हैं जब आर्मी से रिटायर होके आते हैं। तो चाहिए तो ये ना कि अपने घर में आराम करें, क्योंकि भाई पूरी जिंदगी उसने अपनी जान हथेली पे रख के इस मुल्क और कौम की खिदमत की है। पहली बात तो उसकी पेंशन इतनी कम है कि उसमें घर नहीं चल सकता, वो अपने मकान का किराया नहीं दे सकता बेचारा, जो फौजी होता है, रिटायर फौजी। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो 15,000 से 18,000 20,000 की नौकरी नहीं मिलती, वो एक प्राइवेट कंपनी के बाहर गन पकड़ के बैठा होता है, वो रेडी लगा रहे होते हैं। ये रिटायर फौजियों का आप हाल देखें तो सोचना चाहिए, ये जो हमारी कमान की तब्दीली हो रही है ना, इन्हें सोचना चाहिए कि वो बेचारे जो लोग रिटायर होके हैं उन्हें पेंशन क्यों नहीं मिल रही, और पहली बात तो उनकी पेंशन इतनी कम क्यों है। अच्छा, एक मिसाल दे देता हूँ, अदलिया ने खुद से एक फैसला किया, उन्होंने कहा कि हमारी सैलरी इतनी होगी, कोई रोकने वाला नहीं था। तो मैं आर्मी से गुजारिश करूंगा कि भाई सिर्फ जर्नैलों के लिए ना सोचा करें, आप आम जो आपका सिपाही है, एक नाइक और लांस नाइक जी, उनकी सैलरी के बारे में फैसला करें, उनकी पेंशन के बारे में फैसला करें। वो लोग बहुत कीमती हैं, अपनी जान जो हथेली पे रख के इस मुल्क और कौम की हिफाजत करते हैं। जब वो रिटायर हो तो उसकी पेंशन इतनी होनी चाहिए कि उसे किसी बैंक के बाहर, किसी प्राइवेट फैक्ट्री के बाहर गन पकड़ के ना खड़ा होना पड़े। वो बाकी की जिंदगी जो अपने घर में, और उसकी पेंशन जो है उसके घर पहुंचनी चाहिए, उसको बैंक के बाहर, जैसे आपके पास आ गया ना, यहाँ पे आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, कर दिए, और लेकिन वो भी कार्ड्स पे ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो उसके घर पेंशन पहुंचनी चाहिए ताकि वो अपने मोबाइल से, अपने कार्ड के जरिए जहां चाहे पैसे खर्च करे। तो ये होना चाहिए, उसकी दहलीज पर उसे पैसे मिलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ लूटने वाले कोई और हैं। वो पंजाबी का मुहावरा है ना कि मलोक खान दी बड़ी बांदरी तो डंडे खान दी बड़ी रिच। ये खाने के लोग ये हैं इमरान खान, फराह गोगी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसफ जरदारी, चोरी परवेज लाई, ये सारे लोग हैं। और जब मार पड़नी होती है तो उसके लिए अवाम है। अब देख ली सड़कों पे कुर्बानियां भी हमारी हो रही हैं, हम लोग हैं जो पिस रहे हैं। तो ये अवाम को जरा सोचना होगा। अगर पाकिस्तानी अवाम अब भी ना जागे तो याद रखिएगा फिर ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा, फिर हम सोमालिया से बहुत पीछे चले जाएंगे। अगर अवाम आज ना जागे, इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद अगर अवाम ना जागे, अब भी इमरान खान के पीछे या मरियम बीबी के पीछे पनाह लेते रहे या जिए भुट्टो के नारे लगाते रहे, तो फिर याद रखिएगा इनको कब्र भी कबूल नहीं करेगी इन लोगों को। मैं पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहा हूँ। बाकी इमरान खान साहब तो लंदन में जाके अपने बच्चों के साथ ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करेंगे, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। नवाज शरीफ साहब आप देखें कैसी मजे की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो इनके लिए तो पूरी दुनिया जो है इनका अपना घर है, जन्नत है। मसला अवाम का है जी, अवाम जो है वो बेचारे रोड के मरेंगे अगर आप भी ना जागे। तो ये होना है अवाम के साथ। जी नाज़रीन, आपने हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको आपके बहुत से सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बानी शाह रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।